नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्ज़ाम पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारा प्राचीन भारत का रिवीजन प्लस PYQ हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत को पूरा रिवीजन करेंगे और उसके बाद PYQ करेंगे। जो भी बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इन 10 सालों में उनका मैं PYQ करवाऊँगा ऑनलाइनर फॉर्म में, जैसा कि अब मैंने पिछला बार करवाया। और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो मैं BPSC का 10 साल का PYQ लाऊंगा और MCQ रूप में आपको करवाऊंगा। तो ये ना आपको केवल बिहार AEDO के लिए होगा बल्कि टीचर का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी होगा, उसके बाद अभी तुरंत दरोगा होगा उसके लिए भी है और बिहार CGL 4 के लिए भी है। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग समझते हैं आज जो है सो मध्यकालीन भारत को। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत जो है दोस्त, वो सबसे पहले जो है मध्यकालीन भारत को समझने के लिए हम लोग थोड़ा उसके बैकग्राउंड में जाएंगे। और बैकग्राउंड में फर्स्ट जो हम लोग समझेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मोहम्मद साहब का जन्म से स्टार्ट करेंगे और जो है सो मध्यकालीन भारत में हम लोग लास्ट कहाँ करेंगे, 1526 ईस्वी में करेंगे। ठीक है, तो 1526 ईस्वी में जब बाबर आता है और लोधी को हराएगा, उसके बाद जो है सो वो मुगल का नींव डालेगा और उसके बाद हम लोग पूरा मुगल साम्राज्य करेंगे एक साथ, मुगल साम्राज्य और एक साथ में इधर जो है सो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद जो है दोस्त सो हम लोग भक्ति आंदोलन के बाद जो है मराठों में थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग में ही चलते हैं तो जो है सो मराठा हो गया उस साइड, उसके बाद राष्ट्रकूट, प्रतिहार, ये गुज्जर, ये सारे जो थे, पाल, प्रतिहार, ये सारे हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मेडिवल का रहेगा, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास का आपका मैं 2 पार्ट में प्रयास करूँगा कि 2 पार्ट में हो जाए और PYQ 1 पार्ट में हो जाए, तो 3 वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्त, मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत को हम लोग आज समझेंगे। ठीक है ना, तो मध्यकालीन भारत हम लोग कब समझेंगे दोस्त, तो मोहम्मद साहब यानी हजरत मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ था उस समय से समझेंगे। तो जन्म कब हुआ था दोस्त, तो जन्म हुआ था बताइए 570 ईस्वी में हुआ था दोस्त। ठीक है ना, और ये कहाँ में हुआ था दोस्त, तो ये मक्का में हुआ था, जिसको मक्का मदीना आज बोलते हैं ना, वहाँ हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मक्का में हुआ था दोस्त। और इनको जो है 40 साल बाद, जस्ट जो है सो 40 साल बाद यानी 610 ईस्वी में जैसे इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और इन्होंने सबसे बड़ा काम किया था क्या ना, कि वहाँ जो थे कबीला जो था, छोटा छोटा कबीला था, उनको एकत्रित करने का काम मोहम्मद साहब ने किया था और सबको एक कर करके एक कम्युनिटी बनाए, उस कम्युनिटी का नाम दिया मुस्लिम। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने बोला कि भाई ये सब झगड़ा वगड़ा करने में कोई कुछ नहीं है, आप सब एक समूह में रहिए, एक कम्युनिटी में रहिए, एक अथी में रहिए, दायरे में रहिए और आप सब एक दूसरे का हेल्प करिए। ठीक है, और उसके बाद जो है इनका मृत्यु जो है दोस्त, इनका मृत्यु कब हो जाता है बताइए। इनका मृत्यु हो जाता है बस 22 साल बाद, यानी 632 ईस्वी में। ठीक है ना, तो 632 ईस्वी में जैसे ही मृत्यु होता है ना, तो इस्लाम में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होता है। ठीक है, और लोग कहते हैं कि भाई मोहम्मद साहब अब तो नहीं रहे, मोहम्मद साहब के बाद क्या होगा, मुस्लिम ये जो समाज है इनका क्या होगा। तो लोगों ने एक पोस्ट बनाया, यानी पद बनाया, उस पद का नाम था दोस्त क्या बताइए, खलीफा। ठीक है, तो खलीफा जो होते थे सॉरी एक मिनट रुक जाइए, ठीक से क्यों नहीं लिखा रहा है भाई, खलीफा। ठीक है ना, तो सबसे पहला खलीफा अगर कोई बना दोस्त तो वो कौन बना, वाजिद खलीफा। कौन बना, सॉरी वाजिद नहीं, उमर खलीफा। सबसे पहला खलीफा हुआ
उमर खलीफा, ठीक है ना। तो ये खलीफा जो होता था ना दोस्त, वो धार्मिक भी होता था, धार्मिक हेड भी होता था और राजनीतिक हेड भी होता था। ठीक है ना। तो ये दोनों होता था, धार्मिक हेड और राजनीतिक हेड, ये दोनों पोस्ट संभालता था। उसके बाद जो है मुख्य रूप से ये जो खलीफा का जो पोस्ट आया वो आया इनके मरने के 4 साल बाद, यानी 36 में। और 36 में बना कौन? उमर खलीफा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अरब आक्रमणकारी जो थे, मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे, उनका स्टार्टिंग होता है हमारे के यहाँ जो भारत में आते हैं सबसे पहले, तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत में आया था दोस्त। तो इनको थोड़ा सा समझते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या था, क्यों आए थे भारत में। ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है दोस्त कि जब वाजिद खलीफा जब खलीफा थे 711 ईस्वी में, तो इनका गिफ्ट जो था एक श्रीलंका से इनके यहाँ जा रहा था। ठीक है ना, श्रीलंका से इनके यहाँ जा रहा था। तो ये जो सिंध वाला एरिया था, सिंध वाला एरिया जो था, देवल वाला एरिया, ठीक है, तो उस पर जो है सो उस समय दाहिर का राज हुआ करता था। ठीक है ना। तो दाहिर एक राजा था, ब्राह्मण राजा था। ठीक है, तो उसने जो है सो यहाँ राज करता था। ठीक है ना, देवल वाला एरिया जो था ना, देवल हो गया, तो और सारा जो एरिया था वो सिंध वाला एरिया जो था ना, वो पूरा जो था वो इनका राज था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा था गिफ्ट। चलिए, तो गिफ्ट जा रहा था, बीच में जो है समुद्री लुटेरे लूट के लेके भाग जाते हैं। ठीक है, और लूट के जब जाते हैं तो इनको जो है खलीफा द्वारा कमांड दिया जाता है कि या तो मेरा गिफ्ट जो है सो लुटेरों से ला करके दीजिए, ठीक है, यहाँ पहुँचाइए, या फिर इसका हर्जाना भरिए। ठीक है ना। तो ये सीधा सीधा करते हैं कि मना कर देते हैं, कहीं कि नहीं, हम क्यों देंगे हर्जाना आपको, और मैं कौन होता हूँ, आप अपने सैनिक को भेज कर करके वहाँ से लाइए। तो बोलता है अच्छा, इनको बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ गया है। ठीक है ना, तो इनका चर्बी जो है उतारना पड़ेगा। वहाँ के खलीफा माने बहुत बड़ा पोस्ट था, खलीफा यानी पूरे मुस्लिम समुदाय के हेड, उनको मना कर रहा था ये। तो फिर उन्होंने जो है सो मोहम्मद बिन कासिम को 712 में भेजा। ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम जब आता है ना, तो यहाँ से बहुत सारा धन लेके जाता है दोस्त। आता है, लूटता है, सबको हराता है। पहले जो है सो देवल पे इनका भतीजा रहता है, देवल वाला एरिया पे जो है सो। ठीक है, उसके बाद राबर वाला जो एरिया है, राबर वाला जो एरिया था उस पे जो थे ये स्वयं थे। ठीक है, दाहिर, और दाहिर की इस युद्ध में जो है सो हार हो जाती है, और ये बहुत कम उम्र का जो लड़का है वो आकर करके इनको हरा देता है। ठीक है, तो ये जो था ना दोस्त कासिम, ये सोचा कि हम जो है सो इनकी 2 बेटियां थी। ठीक है ना, दाहिर की, तो 2 बेटियों को ये साथ में अपना ले कर करके कहाँ जाता है, जो है सो खलीफा के पास जाता है। तो इनकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों को ले जा करके सोचता है कि मैं गिफ्ट करूंगा खलीफा को, तो खलीफा हमें इनाम देगा। तो ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो दोनों बेटियां थी, इसने बोला कि जो है सो मेरे साथ ही इसने बहुत बड़ा मैंने दुर्व्यवहार किया है, और दुर्व्यवहार करने के कारण जो है सो किनको मोहम्मद बिन कासिम को एक ऊँट को छिलवाया जाता है, और ऊँट को छिलवा कर करके इनका सर जो है इसी में डाल दिया जाता है, और ज़िंदा यानी इनको पनीस किया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी जो बेटियां होती हैं, इनकी बेटियां बोलती हैं कि ओ, मैंने तो अपना बदला ले लिया, जिस मनुष्य ने या जिस आदमी ने मेरे बाप को मारा, मेरे भाई को मारा, उसको मैंने ख़त्म करवा दिया।
तो तुरंत जो है सो खलीफा जो है सो आदेश देता है कि इन दोनों को भी हैंग कर दिया जाए, यानी लटका दिया जाए, फांसी दे दिया जाए, और ये दोनों भी मर जाती हैं। तो बहुत इतिहासकार कहते हैं कि इसने उनकी जो दाहिर की 2 बेटियां थीं वो दोनों ने अपना लाज बचाया और जो है सो इज्जत बचाया, और वो तो अपने चालाकी से जो है सो अपने दुश्मन को भी मरवा दी और वो खुद भी मर गई। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, और आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो हम लोग समझ रहे थे अभी थोड़ा सा जो है सो, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ठीक है ना। इसी को पहले कंटिन्यू करते हैं अरब आक्रमणकारी को, ठीक है। तो पहला ये हो गया 712 में, तो मैंने आपको बता दिया कि ये आक्रमणकारी था और ये जो है सो स्टार्टिंग होता है और ये ख़त्म हो जाता है। अब मोहम्मद गजनबी जो है, मोहम्मद गजनबी का क्या बैकग्राउंड था वो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद गजनबी जो था ना दोस्त, ये सबसे पहले अरब आक्रमणकारी थे। ये लोग अरब के थे। अरब आक्रमणकारी भी अगर आएगा तो मोहम्मद बिन कासिम मारिएगा, मुस्लिम आक्रमणकारी भी आएगा तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था, 712 में आया था। अब देखिए मोहम्मद गजनबी जो था वो तुर्की था, ठीक है ना, तुर्की था, ये तुर्क के था। तो पहला अगर तुर्की आक्रमणकारी आएगा तो आप मारिएगा मोहम्मद बिन। ऐसे तो इससे पहले जो है सो अलप्तगीन होता है एक, और सुप्तगीन ने भी किया था, ठीक है ना। तो सुबुतगीन, ठीक है ना। तो सुबुतगीन जो था उसने भी आक्रमण किया था। तो सबसे पहले अगर मान के चलते हैं तो फर्स्ट तुर्क आक्रमणकारी था सुबुतगीन, उसके लेकिन मुख्य रूप से ये हार जाता है, ये हारता है, लेकिन ये जो है सो जीत जाता है दोस्त, ये जो है सो जीत जाता है। कौन जीतता है? मोहम्मद गजनबी। हम मोहम्मद गजनबी जो है सो बहुत बार, यानी टोटल मिला के 17 बार आक्रमण किया था भारत पे, और हर एक बार बहुत लूट करके यहाँ से धन लेके गया। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके ओरिजिन को देखते हैं, ये तुर्क से कैसे आया। तो तुर्क का एक जो था व्यापारी था, ठीक है ना। तो व्यापारी जो है सो आता है अफ़गानिस्तान वाला एरिया में, ठीक है, अफ़गानिस्तान वाला एरिया में। और अफ़गानिस्तान वाला में एरिया में आकर करके वो व्यापारी जो है सो बहुत बड़ा भाग ले लेता है, ठीक है, और उस पर अपना एक साम्राज्य बनाता है, और उस साम्राज्य को बोलते हैं क्या, आज जैसे गजनबी बोलते थे ना, गजनी आया, ठीक है। तो गजनी जो था वो इसी साम्राज्य को बोलते थे, जो किसने किया? अलप्तगीन ने किया, ठीक है ना। तो अलप्तगीन का एक दास था सुपतगीन, या गुलाम बोलिए, जो भी बोलिए। तो सुपतगीन जो था, वो जो था अलप्तगीन ने अपने बेटी का शादी इससे कर दिया, और इसी का बेटा जो था वो गजनबी था, ठीक है। तो गजनबी हो गया, ठीक है ना दोस्त। तो गजनबी ने बहुत बार आक्रमण किया, ठीक है, भारत पे बहुत बार आक्रमण किया, और मोहम्मद गजनबी जो था वो बहुत ही बड़ा सेना लेके चलता था, और बहुत बड़ा भाग उसने बना लिया था, और मुख्य रूप से वो लुटेरा था, ठीक है ना। तो इसके जो सुबुतगीन का जो बाप था वो एक बार आक्रमण किया, आक्रमण कर करके जो है सो पेशावर वाला एरिया पे, पेशावर वाला जो एरिया है ना, पेशावर वाला एरिया पे करता है आक्रमण, और पेशावर वाला एरिया पे कर करके और वो जो है सो जीतना चाहता है, और जयपाल को जो है सो मैंने जयपाल पे जो है सो, उस समय जयपाल था, तो जयपाल को हराना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन जयपाल जो है सो हारता नहीं है, उसी को हरा देता है, और जो है सो इसका हार हो जाता है, और वो भाग के फिर चलाता है, ठीक है ना। तो उसी का बदला लेने के लिए जो है सो मोहम्मद गजनबी जो है सो फिर आक्रमण करता है, और मोहम्मद गजनबी जो है सो सबसे पहले जो है सो 1000 ईस्वी में जो है सो 1000 ऐसे मानते हैं, 1000 ही
1000 से लेके 1001 तक ईस्वी में इसने पेशावर वाला एरिया पे फिर से किया आक्रमण, और आक्रमण करता है, ठीक है ना। आक्रमण करने के बाद जो है सो जयपाल की हार हो जाती है, जयपाल हार जाता है और इस आत्महत्या कर लेता है, ठीक है ना। तो ये आत्महत्या कर लेता है दोस्त, जयपाल खत्म कहानी, ठीक है। उसके बाद फिर इसने बहुत सारा आक्रमण किया, जैसे कि जो है सो 1005 ईस्वी में इसने आक्रमण किया आपका क्या बोलते हैं अब्दुल फतेह पे। ऐसा नहीं था कि एक किसी समुदाय पर कर रहा था, ये सब पे कर रहा था, जिससे इसको पैसा चाहिए था उसको लूट रहा था। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम ये है तो हम इस पे नहीं करेंगे, ये सब पे कर रहा था, ठीक है ना। उसके बाद फिर 1008 में किया इसने आक्रमण, ठीक है, आनंदपाल पे, जिसमें ग्वालियर, उज्जैन, ठीक है, कनौज, ये सब को हराया, ठीक है। नगरकोट के जो शासक थे नंदपाल, आनंदपाल, उनको भी हराया। फिर ये जो है सो कब किया आक्रमण? 1018 ईस्वी में कनौज पे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है, उसके बाद फिर एक और करता है आक्रमण, जैसे कि देखिए आगे चल के जो है सो एक बहुत और इंटरेस्टिंग कहानी मैं और आपको सुनाता हूँ। थोड़ा आज लंबा क्लास हो सकता है दोस्त, इसके लिए हड़बड़ाइएगा मत, लेकिन मैं आपको ऐसा समझा दूंगा, ऐसा कहानी के रूप में समझा दूंगा कि आप भूलिएगा नहीं। फिर क्वेश्चन आएगा मेडिवल से तो आपको मज़ा आएगा, कह रहे ये तो मैं जानता ही हूँ, लीज ये लो। तो आते हैं आगे और समझते हैं हम लोग का हो गया था कब कहाँ तक? 1018 तक। कब किस पे गया था? कनौज पे, ठीक है ना। तो कनौज वाला क्षेत्र पे आक्रमण करता है और जयपाल पर जो है सो जयपाल पे भी अधिकार इसने किया। और उसके बाद एक और सबसे इंटरेस्टिंग है कि चंदेल वंश के जो शासक थे विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी थी। अब देखिए कनौज से राज्यपाल भाग गया, राज्यपाल जो था ना दोस्त वो कनौज से हारा, कब? 18 में हार गया, 1018 में हारा ना गजनबी द्वारा, और ये जो सुजान बचा के भाग गया। तो चंदेल शासक जो थे ना उनको बड़ा स्वाभिमान हुआ कि भाई ये भाग गया, रुको मैं इसको जा करके मार ही देता हूँ, ये मरने के डर से भाग गया मैदान छोड़ के। तो इसको जो है सो जा करके चंदेल शासक एक होते हैं विद्याधर, ठीक है ना। तो विद्याधर को मार देता है। तो विद्याधर को जो है देखता है कि अरे ये कौन है भाई, गजनबी देखता है कि अरे ये कौन एक निकला फिर से, इसको भी हराना बहुत ज़रूरी है। तो फिर जो है 1021 में 21 से 22 में जो है सो गजनबी ने किया विद्याधर पे आक्रमण किया। तो विद्याधर पे आक्रमण किया ना दोस्त, तो इन दोनों में जो है सो युद्ध हुआ, लेकिन फिर संधि भी हो गया, ठीक है। तो संधि जो हुआ उसके तहत इनको बोला गया कि आप मेरे एरिया में नहीं आइएगा और मैं आपके एरिया में नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से जो है सो यहाँ तक कहानी चलता है, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे जो है सो आगे को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा और 1-2 आक्रमण इनका देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट आक्रमण जो है सो, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट नोट्स है। मेरा ये जो बनाया गया है इसके द्वारा ये बहुत शॉर्ट नोट्स है, और मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ गजनबी के बारे में, क्योंकि गजनबी जो है गजनबी से ही क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला आता है, ठीक है। तो 1000 मैंने बताया ना कि विद्याधर पे कब किया? 1021 से 22। देखिए दोस्त ये हर एक 2 या 3 साल के बाद जो है ना ये लगातार जो है सो अभियान कर रहा था, और इनका मुख्य मकसद था कि मैं यहाँ से धन लेकर के जाऊँ और जो है सो मैं गजनबी को एक ऐसा साम्राज्य बनाऊँ जो
वर्ल्ड में कहीं नहीं हो। और सही बात है ये दोस्त कि गजनबी जो है उस समय बहुत बड़ा एक साम्राज्य बनने जा रहा था। और गजनबी जो था, गजनी जो बनने जा रहा था, गजनी में मुख्य रूप से आप देखिएगा तो उस समय बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े जिसको वैज्ञानिक और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, और वो कई भाषाओं का ज्ञाता होते थे। और एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी हुआ करता था उस समय उनका, ठीक है, गजनी में। उनमें जो सो हर एक धर्म का जो धर्म ग्रंथ था ना, उसको अरबी में ट्रांसलेट करवा रहा था, तुर्की में ट्रांसलेट करवा रहा था, ताकि मैं जान सकूं। मैंने गजनबी ऐसा नहीं बोल सकते कि गजनबी जो था वो एकदम ऐसा राजा था कि बिलासता में रहता था। वो भाई वो युद्ध में ही मारा गया लास्ट में भी। उसने जो है 27 में जो है सो एक अभियान करता है खोखरों के जाटों के प्रति, और जब लौटते रहता है तो खोखरो जो है जनजाति उस पर आक्रमण कर देता है, और उसके कारण जो है सो वो घायल हो जाता है, और जो है सो 1030 ईस्वी में जो है सो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1030 ईस्वी में मृत्यु तो होती है, लेकिन वो लास्ट तक अपना अभियान छोड़ा नहीं था, वो लगातार कर रहा था, ठीक है ना। तो थोड़ा और समझते हैं इनको। तो इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं 1025 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1025 ईस्वी जो था ना, हमारा सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जो है ना दोस्त, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया, ठीक है। सोमनाथ मंदिर आप लोग जानते हैं कहाँ में है, गुजरात के अंदर में है, सौराष्ट्र वाले एरिया में है। तो ऐसे ही फिर उसके बाद जो है सो सोमनाथ मंदिर से जब लेके जा रहा था ना ये धन, तो पीछे से जो है जाटों का एक टुकड़ी जो था, इसने आक्रमण कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक जो भी धन लेके जा रहा था ना लोग, ये सबको मार दिया, और यहाँ से यहाँ धन लेकर करके और वापस हो गया। लेकिन गजनी मूर्ख नहीं था, बहुत चालाक था। बोला कि पीछे वाला जो अति हुआ है उस पर आक्रमण हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना यहाँ से यहाँ तक जो भी धन लेके जा रहे थे लोग, वो सीधे गजनी पहुँचा, ठीक है ना। तो ये गजनी पहुँच जाता है दोस्त। देखिए यही होता है, एक अगर अच्छा नेतृत्व करने वाला सेना नायक मिल जाए, और ये नेतृत्व आगे कर रहा था और बोला कि नहीं कोई पीछे नहीं लौटेगा, इसको पता हुआ आगे से आकर करके इधर से आके बताया, लेकिन इसने बोला कि नहीं जहाँ तक हुआ है वहाँ तक रहने दो, इसको बाद में देखेंगे, अभी हमारे पास बहुत सारा धन है, इसको लेके हमको जाना है पहले गजनी। तो ये गजनी लेकर के चला जाता है दोस्त, ठीक है। तो फिर हम आगे देखते हैं, और इसने फिर जो है 1027 ईस्वी में इसने एक अभियान किया, किस पे, जाटों पे, ये बदला लेने के लिए, ठीक है ना। तो 1027 में आक्रमण कर करके, और फिर जो है सो वापस जाते रहता है, फिर वापस जो है इस पे आक्रमण किया, इसको हराया, और एक गजनी वापस जाते रहता है। तो बीच में ही एक खोखरो जनजाति होता है, खोखरो जनजाति जो है सो इस पे आक्रमण कर देता है, और इसमें ये घायल हो जाता है, और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्त। तो इतना हम लोगों ने समझा अभी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था दोस्त, क्योंकि आपको अगर ऐसे ही बता देते ना तो कुछ समझ में नहीं आता, ये शॉर्ट में ही, ठीक है। तो आगे चलिए हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। मैं आज पढ़ाऊँगा इसको, गोरी को भी थोड़ा आज बताऊँगा। थोड़ा लंबा क्लास रहेगा, लेकिन मैं सब टॉपिक आपको आज क्लियर करवाते चलूँगा, ताकि आपको आने वाले जगह पे जो है सो देखिए, मैंने बताया ना कि इतना से इतना 17 बार आक्रमण किया था, ये सब आपको सब जो है सो वो हो जाएगा, आगे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम समझते हैं गोरी को। तो गोरी को समझने के लिए दोस्त सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसके भी बैकग्राउंड में जाते हैं। तो 1 मिनट, हाँ, तो हम लोग समझते हैं गोरी को। तो गोरी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग 1175 ईस्वी में जो है सो चलते हैं। 1175 ईस्वी में जो है सो इसने मुल्तान को जीता। किसको?
मुल्तान वाले एरिया को जीत लिया इसने, ठीक है, किसने, गोरी ने, ठीक है। उसके बाद जो है सो 1178 ईस्वी में जो है सो इसने आक्रमण किया कहाँ, गुजरात पे, ठीक है, एक मिनट, क्या हो जा रहा है आज, ठीक है, गुजरात को भी इसने जीता, ठीक है ना। लेकिन आगे जाकर करके गुजरात में जैसे ही वो सौराष्ट्र एरिया में जो जाता है ना दोस्त, तो उस समय एक वहाँ का जो भीम राजा जो थे, भीमदेव राजा जो थे, कौन थे, भीम देव द्वितीय, ठीक है ना। तो भीमदेव जो द्वितीय थे ना दोस्त, उन्होंने, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि आपको एक सादा पेज पे बता देता हूँ ताकि ये आपको PDF मिलने में भी कोई कठिनाई नहीं हो, है ना। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, चलिए कोई नहीं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग टाइम देते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, 2 नहीं 3 क्लास में हो जाएगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो 1175 ईस्वी में जो था, ये मुल्तान वाले एरिया पे करता है गोरी जो है सो किस पे करता है, मुल्तान पे करता है और इसको जीत लेता है, ठीक है। फिर 1178 ईस्वी में जो है सो इसने किया गुजरात पे, ठीक है ना। तो गुजरात पे किया, तो गुजरात पे कहाँ पे करते हैं, वो जो सौराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है, सौराष्ट्र वाला एरिया पे जो है सो करता है आक्रमण। तो सौराष्ट्र वाला एरिया जो था वो उस समय था भीमदेव जो थे ना दोस्त, वो सौराष्ट्र वाला एरिया का ही उस समय राजा थे। और उनकी माँ जो थी संरक्षिका थी, उनका नाम क्या था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नायिका देवी, ठीक है ना। तो नायिका देवी जो थे दोस्त थी, वो जो है सो सबसे पहला ये राजा जो राजा थे ना, ये माउंट आबू वाला जो एरिया है ना आपका, माउंट आबू वाला जो एरिया है आपका आज का, वही क्षेत्र था, ठीक है ना, ये क्षेत्र था। तो नायिका देवी सबसे पहला जो है किसी मुस्लिम आक्रमणकारी को हराने वाली थी, संरक्षिका थी। ये कौन थी, ये संरक्षिका क्या होता था ना दोस्त, कि जब छोटे बच्चे छोटे होते थे ना, तो उनकी जो संरक्षिका बनती थी उनकी माँ बन जाती थी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद झांसी की रानी भी जो थी वो संरक्षिका के रूप में ही काम कर रही थी। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये संरक्षिका थी और इन्होंने गोरी को हराया, ठीक है ना। तो यहाँ गोरी हार जाता है और गोरी हारने के बाद जो है सो यहाँ से वापस चला जाता है, ठीक है। और फिर एक अभियान करता है दोस्त, और एक फिर अभियान ये करता है, और ये अभियान जो है आपका था 1189, सॉरी 89 बोल रहा हूँ, 1100, बताइए, एक मिनट रुक जाइए, फिर से लिखता हूँ इसको। ये देखिए 1 साल के बाद तुरंत करेगा, यानी 78 में किया ना, तो ये जो है सो आपको आक्रमण करेगा 1179 में, 79 ठीक है ना। तो 79 में जब करता है ना ये, तो ये पेशावर वाला एरिया पे करता है, ठीक है, पेशावर वाले एरिया पे करता है दोस्त। और पेशावर वाला एरिया को जो है सो अपने राज्य में मिला लेता है, ठीक है ना, अपने राज्य में ये जो है सो मिला लिया, ऐसे ये पूरा एरिया हो गया, ठीक है। तो पेशावर वाले एरिया को मिला लिया। उसके बाद फिर जस्ट जो है सो 1181 AD में
करता है लाहौर पे, ठीक है ना। 1181 वाला जो एरिया है वो कहाँ करता है, लाहौर पे करता है, ठीक है ना, लाहौर पे, और लाहौर को भी अपने राज्य में मिला लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर रुकता है और वो करता है फिर जाके 1100 आपका 89 AD में, कहाँ, बठिंडा वाला जो एरिया था ना पंजाब के अंदर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे कर लेता है। तो अब देखिए उसको उस समय बोलते थे, उस एरिया को, इस एरिया को बोलते थे तवर हिंद या तवर ए हिंद बोलते थे, तवर ए हिंद, ठीक है ना। तो तवर ए हिंद वाला जो एरिया था ना दोस्त, उस पे जो है सो इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। तो अब जो है सो चौहान को जो है सो खनकता है कि अरे बाओ, अब जो है सो अगर गोरी ने यहाँ पे अधिकार कर लिया तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगा, और जब दिक्कत हो गया तो फिर दोस्त मामला बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ मीन्स कि भाई अगर कोई आपके बगल में आकर करके बगल वाला घर में आतंक कर रहा है और आप जो है यहाँ पे शांति से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको तो डिस्टर्ब होगा ही, डिस्टर्बेंस होगा, और आप जो है सो उसको बोलिएगा जा कर करके। तो चौहान ने बोला कि भाई साहब आप तो गलत कर रहे हो। तो बोला कि आइए आपको भी देख लेते हैं। गोरी को तो भाई, गोरी जीतते आ रहा था, उसका मनोबल बढ़ते जा रहा था। तो उसने 1191 में तराइन जो जगह है दिल्ली और पंजाब के जो बीच वाला एरिया था ये, ठीक है ना, इधर हो गया बठिंडा से जो इसका एरिया हो गया, ठीक है, और ये दिल्ली वाला एरिया हो गया। दिल्ली पे कौन राज कर रहा था उस समय तक, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो 19 आपका आ गया, कब आ गया, तराइन, ठीक है ना, AD 1191। तो 1191 में जो है सो दोस्त ये तराइन में, तराइन एक जगह है ये, ठीक है ना, ये तराइन एक जगह है। तो दिल्ली से सेना आती है पृथ्वीराज चौहान की, ये P लिखता हूँ और ये Z लिखता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों आ जाती हैं और इधर से दिल्ली से आ गया पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है, और ये मोहम्मद गोरी का सेना। तो यहाँ से दोनों आ जाते हैं और यहाँ पे लड़ाई होती है, ठीक है। तो यहाँ लड़ाई होती है तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, ये जीत जाता है और बोलता है कि जाओ मैंने जो है सो तुम्हें आज़ाद किया। और यही सबसे बड़ी गलती माना जाता है। गोरी बोलता है आप मुझे मत छोड़ो, अगर आप छोड़ोगे तो ये बहुत भारी पड़ेगा आपके लिए, लेकिन बोलता है कि नहीं नहीं, मैं भाई राजपूताना हूँ, राजपूत जो है सो माफ़ करने में विश्वास करता है, ना कि मारने में विश्वास करता है, जाओ मैंने तुम्हें जीवन दिया। तो गोरी जो है सो बोलता है कि भाई ये जीवन आपको महंगा पड़ेगा राजन। तो बोलता है कि राजा जो होता है ना वो माफ़ करने के लिए बनता है, और ये सबसे बड़ी भूल थी पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। तो आगे चल कर करके जो है दोस्त ऐसा माना जाता है कि इनको इनवाइट जो किए थे ना, इनके पीछे भी एक कहानी है। जैसे उस समय जो था वो पृथ्वीराज चौहान का बहुत दुश्मन था। जयचंद जो थे, जयचंद तो इनका बोला जाता है मौसेरे भाई थे, ठीक है ना, और उन्हीं की बेटी संयोगिता थी, ठीक है। तो आगे हम लोगों ने उधर पढ़ा ना कि जो एरिया था उनका भीमदेव वाला, भीमदेव का एरिया कौन था बताइए बताइए, माउंट आबू वाला, ठीक है ना। तो माउंट आबू वाला जो एरिया था, माउंट आबू वाला एरिया जो है
वो भीमदेव का था। तो भीमदेव जो था वो शादी करना चाहता था संयोगिता से, ठीक है। और संयोगिता किन की बेटी थी? जयचंद की। तो जयचंद चाहता था कि जो है सो मुझे दिल्ली मिल जाए, इसका मनसा था कि मुझे दिल्ली मिले, क्योंकि भाई दिल्ली जो था वो ना तो चौहान का तो था नहीं, चौहान का ननिहाल था, यहाँ पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल था, और इसके मौसेरा भाई जो अगर होता है ना वो जयचंद था। तो इसी ने मोहम्मद गोरी को बुलाया, इसी ने बोला कि आ जाओ और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा धन है, आप यहाँ से लूट के ले जाओ। और यही भनक लगता है इसको, तो यहाँ से अपना सेना लेके तराइन में जाता है, तराइन में युद्ध होता है, लेकिन ये हार जाता है। उसके बाद जो है सो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से जयचंद जो है सो बता देता है, और जयचंद तो ये जानता है ना कि ये दिल्ली में आएगा, लूटपाट करेगा और जो है सो चला जाएगा, ठीक है। तो जयचंद का ये नहीं था, ये उस समय कनौज पे था। पेन चलने में दिक्कत हो रहा है दोस्त थोड़ा, ठीक है ना। तो कनौज वाला एरिया पर ये शासन करता था, ठीक है। और इसी की बेटी जो थी कौन थी? संयोगिता। और ये भीमदेव कभी कभी पूछ लेता है कि भीमदेव किस वंश से संबंधित थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये सोलंकी थे, ठीक है, सोलंकी वंश। आज क्या हो रहा भाई? वंश, ठीक है ना। तो ये सोलंकी वंश से थे, और ये जो कनौज वाला एरिया था वो आपको जयचंद के था। तो जयचंद की बेटी संयोगिता जो थी, आपकी जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता राजकुमारी जो थी, ठीक है ना, वो शादी करना चाहती थी किससे? चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से, इनकी बेटी जो थी, ठीक है। और माउंट आबू वाला भी करना चाहता था इनसे, लेकिन ये तो दूर दूर की बात नहीं थी। लेकिन बगल में एक और राजकुमारी थी, ठीक है ना, बगल में एक राजकुमारी थी माउंट आबू वाले एरिया के ही, माउंट आबू के बगल वाले एरिया का, जिसका नाम था इच्छवी, ठीक है ना। राजकुमारी इच्छवी से शादी करना चाहता था कौन? भीमदेव। और इच्छवी जो है पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी, ठीक है। तो इसने संयोगिता से भी शादी किया, किनको? कौन? पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता से भी किया और इच्छवी से भी किया, ठीक है ना। तो संयोगिता से भी शादी किया और इच्छवी से भी, राजकुमारी इच्छवी से भी शादी किया इन्होंने। माउंट आबू वाला जो था शासक वो करना चाहता था उससे, लेकिन वो चौहान से शादी कर ली। तो इस कारण से जो है सो इनका दुश्मन चौतरफा हो गया, किनका? पृथ्वीराज चौहान का। चौतरफा जो है आपका दुश्मन हो गया। और यहाँ से आ रहा है एक जो बहुत अनुभवी, बहुत युद्ध जीता हुआ बंदा, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान को यहाँ हराने का पूरा जो है एक चक्रव्यूह बन गया था कि भाई पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे तो जयचंद का मनसा पूरा हो जाता है कि वो दिल्ली पे कब्जा कर लेता, और इधर जो है भीमदेव का पूरा हो जाता है इच्छा कि लिच्छवी की राजकुमारी से शादी कर लेता, वो शादी करना चाहता था इससे, ठीक है। तो आइए आगे जो है सो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें थोड़ा जो है सो हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन था वो उस समय सेना नायक पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान का जो सेना नायक था सेना, ठीक है ना। तो सेना का जो नेतृत्व कर रहा था नायक, ठीक है, नायक चलिए लिख ही देते हैं। सेना नायक जो था वो गवर्नर भी उसको बोलते थे, वो गोविंद राज
और एक था गोविंदराज तोमर, इसको बोलते थे, ठीक है, और दूसरा था चामुंड राय, ठीक है। तो ये दो थे, ठीक है ना। लेकिन गोविंद जो थे वो घायल हो गए थे, ये गोविंद राय जो थे ना वो घायल हो गए थे, घायल कर दिया था किसने, गौरी ने, ठीक है। तो अब जो है सो दोस्त आगे चलते हैं हम लोग, और फिर ये बोला था ना कि मैं फिर से लौट के आऊँगा, और 1192 ईस्वी में जो है सो दोस्त आ जाता है, और फिर जो है सो तराइन जो है, सॉरी क्या लिखा जा रहा है, लिख रहे हैं कुछ, लिखा जा रहा है कुछ, कोई नहीं, फिर से इसको लिखते हैं। तो ये तराइन था, तराइन सेकंड, ठीक है। तराइन सेकंड जो है दोस्त सो किन के बीच होता है, ये होता है आपका पृथ्वीराज चौहान एक तरफ से रहता है, और दूसरी तरफ से जो है सो मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी जो था वो सेकंड अटैक किया, और सेकंड अटैक करता है और तराइन में आ जाता है, और बोला जाता है कि देखिए हमने तो आप पे आक्रमण कर दिया है, लेकिन आपकी जीत है। तो बोलते हैं ठीक है, मैं संधि करने के लिए तैयार हूँ, और रात में एक जश्न होता है, ठीक है ना। तो तंबू जो होता है ना दोस्त, ऐसे ऐसे तंबू, उसमें तो तंबू लगा के ही रहते थे बहुत सारे, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इस साइड बहुत दूर पे जो था वो पृथ्वीराज का था, और इधर जो हो गया सो गौरी का हो गया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जश्न का आयोजन किया गया, और सोमरस का जो है सो पान किया गया, और सोमरस का पान जो है यही बहुत घातक बन जाता है किनके लिए, पृथ्वीराज चौहान के लिए। पृथ्वीराज चौहान के जितने भी सैनिक थे ना, उनको लगता है कि भाई अब तो युद्ध खत्म हो गया, तो चलो जश्न मनाते हैं। तो इनका जो सैनिक था, ये जो मोहम्मद गौरी जो थे, इनका सैनिक जो था वो रात में आता है और मिट्टी के तेल छीट के सारे तंबू को जला देता है, और बोला जाता है इनको कैद कर लिया जाता है, और कैद करके यानी धोखा से जीता गया युद्ध था तराइन द्वितीय। ये बहुत माने उसको बोलते हैं दुर्पंद, यानी दूसरे टाइप का, कि कोई भी जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था गौरी, वो किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान से थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जैसे कि पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि थे, उन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जिनका जो कवि था, पृथ्वीराज चौहान का जो कवि था, कौन था, चंद बरदाई, ठीक है ना, चंद बरदाई जो था, ठीक है। चंद बरदाई उनका एक कवि था, इसी ने बोला था ना। इनका घोड़ा आप देख लेते हैं, एक घोड़ा भी बहुत नाम वाला रहता है, इनका एक घोड़ा था, ठीक है ना, नाटी रंभा, ठीक है ना। तो उनका जो है नाटी रंभा था। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का जो है सो एक कवि है, एक घोड़ा है, उसके बाद एक हाथी था, ठीक है ना। और आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है सो पूरा इनका कहानी ख़त्म हो जाता है। और जो है सो इनका बहुत इतिहासकार बोलते हैं कि इनको जो है सो लेकर करके गया था गजनी, ठीक है। और गजनी में ले जा करके इनको जो है सो एक दोनों आँख को जो है सो फोड़ दिया जाता है, सलवा डलवा दिया जाता है, मैंने कि रॉड डलवाया जाता है। जो लोहा जो होता है ना, लोहा का जो पूरे
गर्म करके लाल करके उनके आंखों में डाल दिया गया था। यानी बहुत क्रूरता पूर्वक जो है सो इनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो है सो ये मरे नहीं थे। और मुख्य रूप से जो है सो इन्होंने बोला कि से इनकी जो कवि जो था ना चंद बरदाई ने बोला कि इनको जो है सो शब्द वेदी बाण आता है, ठीक है ना, शब्द वेदी बाण चलाने आता है। तो ये लोग भी बहुत उत्साहित थे गजनी, और गजनी जो था वो बोला कि अच्छा ऐसा हुई होता है क्या कि शब्द वेदी बाण, तो बोलता है कि ठीक है आप जो है सो ट्राई करवा लीजिए बुला करके। तो इनके दोनों आँखों को जो है सो फोड़वा दिया जाता है, फूट जाता है, और मैंने बोला जाता है कि शब्द वेदी बाण जब चलाया जाता है तो बोलता है कि भाई 4 बांस 24 गज, चंद बरदाई जो है सो व्याख्या कर रहा है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमान, ताऊ पे सुल्तान है मत चुको चौहान। तो इस तरह से जो है दोस्त सो शब्द वेदी बाण के लिए बताया जाता है कि 4 बांस 24 गज, ठीक है ना, 24 गज 4 बांस है, 24 गज ऊपर है, ठीक है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट माने अष्ट, उस पे आगे ऊपर अष्ट परमान उस पे ही बैठा हुआ है, ताऊ पे सुल्तान है उसके ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। तो इस तरह से जो है सो शब्द वेदी बाण चलाते हैं पृथ्वीराज चौहान और मार देते हैं। उसी समय बोला जाता है कि इनसे बोला गया था कि चंद बरदाई जब गया था इनसे मिलने तो बोला था कि तुम जो है सो मुझे मार देना, मैं दुश्मन के हाथों से नहीं मरना चाहता हूँ, मैं एक दोस्त के हाथों से मरना चाहता हूँ। और इस तरह से चंद बरदाई ने उनको मारा, किनको, पृथ्वीराज चौहान को मारता है, और इनको जो है सो खुद उनके सिपाहियों द्वारा मार दिया जाता है। अच्छा, चंद बरदाई द्वारा एक और बोला जाता है दोस्त कि एक थार जन्म एक थार मरण चंद्र बरदाई द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। गौरी द्वारा सिक्का भी आगे चल करके चलाया गया था, दिल्ही वाल कर करके जो था, याद रखिएगा, ठीक है ना, दिल्ही वाल सिक्का जो था वो चलाया गया था, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, कल से हम लोग दिल्ली सल्तनत देखने का काम करेंगे, ठीक है। तो आज तो थोड़ा लंबा हो गया, बाकी हम लोग कल इसको पूरा करेंगे। ये जो है स्लाइड मैंने जो लगाया है ये अपना जो है सो कल हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।